नमस्ते साथियों। आज हम औरतों की जो स्थिति बनी है इस महामारी के कारण और ये पूरे लॉकडाउन के कारण, इसके बारे में हम थोड़ा सोच विचार करेंगे। कई दिनों से हम ये कोरोना के बारे में बहुत सारी बातें सुने हैं। किस तरह से ये महामारी फैली हमारे देश में, किस तरह से सरकार ने उसको नज़रअंदाज किया, किस तरह से जो पहलकदमी करनी चाहिए थी वो नहीं करी और उसकी वजह से जो माइग्रेंट वर्कर है उनके जो हालात बने, जो ये सभी चीज़, लोगों के रोज़गार गए, लोगों के पास आज खाने के लिए कुछ नहीं है, ये सभी बातें हमने सुनी। एक बात जो बाहर उठकर आनी चाहिए थी वो कहीं पे छप गई, वो अंधेरे में ही अंधेरे में रह गई। वो कौन सी बात थी? वो थी औरतों पे क्या गुजर रही है ये महामारी के वजह से। जब ये महामारी शुरू हुई और जब ये लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया, तब किसी को नहीं पता था कौन सा माहौल, किस तरह का माहौल पैदा होने वाला है। पहली बार हो रहा था हमारी ज़िंदगी में इस तरह का, तो ये लॉकडाउन का मतलब क्या है, उसका असर क्या होगा, उसके क्या पहलू है, कुछ पता नहीं था। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ और जब हमें ये सब कहा गया कि आपको अभी घर में अंदर ही रहना है, बाहर निकलना नहीं है, घर के अंदर ही रह के सब कुछ करना है, तब पता चला कि अभी औरतों के ऊपर क्या गुजरने वाली है। घर के अंदर 24 घंटे, घर के सब लोग 24 घंटे सबकी देखभाल करना, सबकी ज़रूरतों को पूरा करना, मेहनत करना। और घर में हमारे देश के अंदर हाथ बटाने के लिए तो बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए पूरा का पूरा उसका बोझा औरतों के ज़िम्मे आ गया। 24 घंटे काम कर रही है। कुछ औरतें तो घर के अंदर से जो क्या कहते हैं ना, घर से रह के काम करना है, वर्क फ्रॉम होम, तो ये भी था शुरू कई जगह पर। तो घर में बैठ के घर का काम कर रही है और अपनी नौकरी भी संभालने के लिए उसका भी काम कर रही है। अब ये जब हुआ, औरतों के ऊपर घरेलू जिम्मेदारी बढ़ी, तब उसके ऊपर जो घरेलू जिम्मेदारी बढ़ना मतलब सिर्फ घर के अंदर का काम बढ़ना उतना ही नहीं होता है। कई जो गरीब घर है, जो मेहनत करने वालों के घर है, उस घर में वो औरत कमाती भी है, घर का चूल्हा भी जलाती है। तो जब रोजगार छूट गया तो घर के अंदर जब लोग भूखे मरने लगे, तब औरतें यहाँ वहाँ तड़पने लगी, कहीं न कहीं से अनाज मिल जाए, कहीं न कहीं से मैं मेरे बच्चों को खाना खिलाऊं, कहीं न कहीं कोई न कोई तो काम मिल जाए। ऐसे माहौल में पूरी दुनिया के अंदर कई सरकारें अपने लोगों को राहत देने के लिए कुछ पहलकदमी करी और कुछ पैसे उन्होंने भिजवाए, दिए, अनाज दिया, खाना दिया। लेकिन हमारी सरकार उस दिन से लेके आज तक जो मांग महिला समिति ने बार बार की है कि 7,500 रुपया हर महीना मार्च महीने से लेके अभी तक आप लोगों के खाते में डालिए, ताकि लोगों के हाथ को कुछ पैसा मिलेगा, वो अपनी ज़िंदगी इतने पैसे में गुजारने के लिए कुछ न कुछ तो पहलकदमी करेगा। लेकिन मोदी सरकार ने बिल्कुल इसके ऊपर नज़रअंदाज किया। फिर उन्होंने एक नया ढोंग रचा। उन्होंने कहा 500 रुपया हम भेजेंगे खाते में, जनधन के खाते में। ये हकीकत है कि ये जनधन का जो खाते हैं उनमें से कई लोगों को कुछ पैसा मिला नहीं है, कुछ को मिला 500 रुपया। शर्म आनी चाहिए थी उनको ये कहने के लिए कि पूरे महीने का खर्चा 500 रुपया में चलाओ।
फिर भी गरीबी इतनी है हमारे देश में कि उस 500 रुपए के लिए भी औरतें लाइन में खड़ी रही 2-2 4-4 घंटे, और खिड़की तक पहुंचने के बाद उनको कहा गया कि आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं। बेचारी फटे कपड़े, भूखे हाल, न पानी पिया न कुछ, लाइन में खड़ी, और अंत में कहा गया आपके खाते में पैसे नहीं। क्या बीती होगी उस औरत के दिल पर? कैसे खाली हाथ वापस घर जाएगी वो? रास्ते में क्या सोची होगी घर जाते वक्त? क्या खिलाऊंगी मैं मेरे बच्चों को? घर के लोगों के सामने जाके क्या कहूंगी कि पैसे नहीं थे खाते में, पैसे आए नहीं? क्या बीती होगी उस पर? और ये माइग्रेंट लेबर पूरा जो अस्त व्यस्त हुआ, उनमें जो माइग्रेंट लेबर सिर्फ पुरुष नहीं है, औरतें भी है ना। जो प्रेग्नेंट औरतें थी, जो अभी अभी उसकी डिलीवरी हुई है, ऐसी औरतें थी, जो अलग अलग 6 महीने की प्रेग्नेंट, 8 महीने की प्रेग्नेंट चल रही है रास्ते पे, कोई राहत देने के लिए आया नहीं। कितनी, लगभग 24 डिलीवरियां ये श्रमिक ट्रेन के अंदर हुई है। एक औरत को 6 हॉस्पिटल्स वो घूमी, उसको लिया नहीं गया और उसने अपना दम तोड़ दिया ऑटो रिक्शा के अंदर ही। बच्चा भी मर गया, औरत भी मर गई। ये औरतों की स्थिति हुई। औरतों के ऊपर बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो असुरक्षित माहौल में वो चल पड़ी रास्ते पर अपने बच्चों के साथ, कई जगह पर उनके साथ में यौन शोषण हुआ, छेड़छाड़ हुई। वो नज़ारा आज भी हमारे आंखों के सामने गुजर रहा है। अब ये माहौल के अंदर आज भी सरकार इसके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। क्या हो रहा है? अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के एक गांव में मंगला वाघ करके एक 25-28 साल की औरत अपनी 3 साल की बेटी के साथ जंगल में गई। बेटी को फांसी लगाया पहले और फिर अपने आप को, दोनों मर गए, झाड़ से लटक के मर गए। क्यों? उसने ये सोचा कि हम दोनों अगर यहाँ से निकल गए तो घर में जो 2 और बच्चे हैं, पति और उसके 10 या 12 साल की दूसरी लड़की, वो दोनों को खाने को कुछ न कुछ तो रहेगा। 2 मुंह कम हो जाएंगे खाने के लिए। आसाम में अभी पिछले हफ्ते एक गरीब माइग्रेंट जो लेबर था, उसकी बीवी को बच्चा हुआ। 15 दिन की बेटी को उसने 45,000 रुपए में उसको बेच डाला। ऐसे कई आपको अभी एक के पीछे एक पूरे मुल्क के अंदर आपको इस तरह की कहानियां सुनने मिलेगी। वो नज़ारा बिहार के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पर एक बच्चा अपनी मरी हुई माँ को उठाने की कोशिश कर रहा था, ये नज़ारा हमारे दिमाग से कभी नहीं जाएगा और इसके ऊपर कोई भी पहलकदमी नहीं हो रही है सरकार की। ये 500 रुपए करीबन 70% जनधन के खाते में गया ही नहीं है। अब हम कह रहे हैं काम दीजिए, काम दीजिए लोगों को, गांव के अंदर काम दीजिए। सरकार ने कहा है मनरेगा का काम हम शुरू करेंगे। क्या हो रहा है असलियत में? 50 लोगों का काम निकल रहा है, 200 लोग काम के लिए आ रहे हैं। 15 दिन का काम है, 2 दिन में खत्म हो जा रहा है। बाकी के दिन क्या होगा? बाकी के लोगों का क्या होगा? तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये मोदी जी, लेकिन ज़मीनी तौर पे आज लोगों के पास कुछ नहीं है, ये हकीकत है। इसलिए काम का सवाल बहुत ही अहम सवाल हो गया है आज। जो
जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा है कि 50% से ज़्यादा दुनिया में 50% से ज़्यादा लोग आज बेरोज़गार है जो नौकरियां कर रहे थे। हमारे मुल्क में उससे कई गुना ज़्यादा बेरोज़गार है, क्योंकि सिर्फ संगठित क्षेत्र में नहीं है ना, बहुत बड़े पैमाने पे हमारे वहाँ तो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जो रोज़ मजदूरी करते हैं, कमाते खाते हैं। अभी डोमेस्टिक वर्कर जो है, जो घरेलू कामगार है और घर के अंदर जो होम बेस्ड वर्कर है, घर के अंदर कुछ काम लाके काम करती है, उनकी हालत क्या है, बहुत ही ख़राब है, क्योंकि अभी तो बुला नहीं रहे काम पर। जिनके घरों के अंदर उन्होंने इतनी मेहनत की, उन्होंने उस घर के लोगों को मदद की, अपनी मेहनत लगाई, आज वही घर उनको बिल्कुल राहत नहीं दे रहा है, उल्टा हो रहा है। उनको कह रहे आप काम पे मत आइए। अप्रैल महीने का लास्ट उनको वेतन दिया गया है, उसके बाद मई महीने से बिल्कुल पैसा नहीं दिया गया। ये बड़े बड़े घरों के अंदर दिल बहुत छोटे होते हैं। वो औरत कैसे जिंदा रहेगी जो आपको राहत देने के लिए आपका घर का काम कर रही थी, लेकिन अब वो मुसीबत में है तो आप अपना हाथ छोड़ रहे हैं। आप इतनी तंग दिली दिखा रहे हैं, कोई उनको पैसा नहीं दे रहा है। अभी कल गुड़गांव में ये सभी घर कामगार की एक बहुत बड़ा प्रदर्शन रखा गया है, जहां हम जाएंगे। सरकार को इनको पैसा देना पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी है, वो भी इस देश के नागरिक है, कैसे जिंदा रहेंगे ये देखना पड़ेगा सरकार को। उसी तरह से अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली औरतें, जो थोड़ा सिलाई करती है, कढ़ाई करती है, जो बुनती है, इन सभी का जो काम बंद हो गया है, उसके लिए सरकार ने एक नया कानून शहरी भाग के लिए, शहर के अंदर अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट उनको तैयार करना पड़ेगा, देना पड़ेगा काम। अब जनवादी महिला समिति की तरफ से हम एक मसूदा तैयार कर रहे हैं, हम सरकार को देंगे वो मसूदा, हम आप सबको भी देंगे वो मसूदा। उसके ऊपर हमें कैंपेन करना पड़ेगा कि सरकार ने शहरी इलाकों के अंदर रोज़गार को शुरू करने के लिए कानून बनाकर कंपलसरी सभी को रोज़गार दे। रोज़गार के बाद में आता है अनाज का सवाल। आज भूख से मर रहे हैं लोग। सरकार को हमने कहा 10 किलो अनाज हर एक व्यक्ति को आप दीजिए। 10 किलो तो नहीं दे रहे हैं, मनमानी चल रही है। यूपी में तो बहुत ही मनमानी चल रही है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी 5 किलो देते हैं, कभी 2 किलो देते हैं, जिसके मन में आया वो उस हिसाब से। जहाँ जहाँ महिला समिति, जनवादी महिला समिति है और जहाँ पे जनवादी महिला समिति हस्तक्षेप करती है, वहीं पे अनाज ठीक तरह से मिल रहा है। जहाँ हम नहीं हैं वहाँ पर बहुत ही बुरे हालात है औरतों के। इसलिए अनाज मिलवाना, अनाज देना सबको, ये सबसे ज़रूरी बात है आज। तो इसलिए हमें पहलकदमी करनी पड़ेगी, रास्ते पे आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हमको अनाज आपको देना ही पड़ेगा, हमारा अधिकार है, आपको इस अधिकार को मानना ही पड़ेगा। लेकिन संघर्ष के बिना नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो सरकार है, मोदी सरकार बैठी जो है, भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भी आपकी योगी सरकार, सभी एक ही रंग के हैं। ये मोदी योगी ये नहीं जानते गरीबों की ज़िंदगी की हालत क्या है। उनको अभी भी उनके जो टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, यही दोस्त प्यारे हैं। इसीलिए तो इन्होंने 7,500 रुपये के हिसाब से जो पैसा भेजना था वो पैसा तो भेजा नहीं, लेकिन 68,000 करोड़ रुपए का जो बैंक का कर्जा अलग अलग ये लोगों ने जो लिया था उनको माफ़ कर दिया। आप देखिए किस तरह से ये सरकार कर रही है। ये माफ़ कर दिया। ये सिर्फ माफ़ ही नहीं किया, किसका किया?
जो ये देश के साथ में चीटिंग करके भाग गया है, लंदन में बैठे हैं, ये विजय माल्या, नीरव मोदी, इन सब का माफ़ किया। तो ये बताना पड़ेगा ना औरतों को, कैसे पता चलेगा? आज औरतों के अंदर बहुत बहुत नाराज़ी है। 23 जुलाई को हम एक इलाके में गए थे। हमारा जो 23 जुलाई का कैप्टन लक्ष्मी सहगल का प्रोग्राम था, वहाँ पे मीटिंग लिया औरतों का। बहुत ही गुस्सा है औरतों के अंदर, गुस्सा है, नाराज़ी है, बहुत ही हेल्पलेसनेस है। वो पता नहीं चल रहा है उनको, हम क्या करें क्या न करें। हम कह रहे हैं कि इलाके में जाना बहुत मुश्किल है, डर लगता है, लेकिन वहाँ पे लोग डर के नहीं बैठे हैं। हमने देखा लंबी लाइन लगी है वहाँ पे, 3 दिन में 4 दिन में एक टाइम पानी आता है। तो बहुत भीड़ थी वहाँ पे औरतों की, पानी भर रहे थे। अब वो कोरोना की सोचेंगे या अपना घर का पानी भरेंगे? वो लाइन में खड़े रहेंगे अनाज के लिए या कोरोना का सोचेंगे? उनको अहम क्या है? अपना घर चलाना ना। तो इसलिए ये जो मुसीबत का अभी पूरा माहौल है, वहाँ पे हमें हस्तक्षेप करना ये हमारे लिए अनिवार्य है। अब सरकार काम नहीं दे रही है ठीक तरह से, लेकिन ये जो बड़े बड़े कारखानदार है, उनका मुनाफा बढ़ाने के लिए पूरा श्रम कानून, कामगार कानून जो है वो पूरा बदल रही है। उसका असर औरतों पे सबसे बुरा होने वाला है। क्यों? क्योंकि कामगारों का जो संघर्ष हुआ, जिसके अंदर औरतों ने भी हिस्सा लिया बड़े पैमाने पे, और कुछ हमें अधिकार मिले, औरतों को एक कामगार की तरह उसकी पहचान मिली, और कामगार की तरह पहचान मिलने के बाद औरतों की जो परेशानियां हैं उसके राहत के लिए कानून बने। जिस मैटरनिटी एक्ट बना, बच्चा होने के बाद उसको कुछ हफ्ता लीव मिलता है, लेकिन अभी कानून में बदलाव लाकर कह रहे सिर्फ पहले बच्चे के लिए लीव मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। मतलब जो हमें अधिकार लड़कर मिले उसको भी अभी वो सुकड़ रहे हैं, कम कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि कोई भी तरह से यूनियन की बात नहीं होगी, समान वेतन की बात नहीं होगी। आप सोचिए, अभी भी हम लड़ रहे हैं कि नहीं कि समान काम को समान वेतन मिलना चाहिए। अब वो कहेंगे समान वेतन की बात ही मत करिए, कानूनी तौर पे समान वेतन खत्म। फिर 8 घंटे की ड्यूटी 12 घंटा हो गई। कई राज्य सरकार ने रोक के रखा है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, बहुत लोग गुस्से में आए, तो कुछ रोक के रखा है। लेकिन उन्होंने रद्द नहीं किया, रोक के रखा है। 12 घंटा जब ड्यूटी होगी बहनों, तो आप सोचिए एक औरत किस तरह से काम करेगी। 12 घंटा ड्यूटी करेगी, घर पे आकर घर की ड्यूटी करेगी, आराम कब करेगी, फिर से काम कब जाएगी, उसकी सेहत के ऊपर क्या असर होगा। कितनी औरतें काम करना उस तरह से बंद कर देगी, बेरोजगारी बढ़ेगी उस तरह से, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगी इतना सारा काम। आखिर शरीर की कुछ मर्यादाएं होती है ना, और औरतें हमारे देश में तो 80% से ज़्यादा औरतें एनीमिक है, जिसके आंग में खून कम है। और यूपी के अंदर तो क्या हालत है। अब देखिए आंगनवाड़ी की, जो अभी फ़िलहाल हम पढ़ रहे थे, आंगनवाड़ी की औरतों को अभी जून महीने से कोई भी वेतन नहीं मिल रहा है। आंगनवाड़ी की औरतों को कई राज्यों के अंदर ये कहा गया है कि वो ये कोविड का काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आंगनवाड़ी है या आशा वर्कर है, वो गांव के अंदर औरतें और बच्चों के साथ में उसका रिश्ता है, वो उनके साथ में संपर्क में रहती है लगातार। इसलिए उसको अपनी खबरदारी लेना बहुत ज़रूरी है, तभी वो दूसरों का भी इलाज कर पाएगी या दूसरों को भी मदद कर पाएगी। और क्योंकि वो औरतें और बच्चों के साथ में उसका ताल्लुक आता है, इसलिए
उसको कोविड के काम पे नहीं लगाया जाना चाहिए ताकि उसको खुद को कोविड न हो। लेकिन यूपी के अंदर उस तरह से नहीं माना जा रहा है। यूपी के अंदर, उन्नाव के अंदर एक आंगनवाड़ी की कर्मचारी कामिनी निगम, उसकी मौत हो गई। उसको कोरोना हो गया था। तो आप आंगनवाड़ी की सेविका को, मददनीस को, कर्मचारी को आप कोविड के काम के लिए ढकेल रहे हैं, लेकिन अगर वो बीमार हुई तो उसके इलाज के लिए आप बिल्कुल कोई भी परवाह नहीं कर रहे हैं। वो उन्नाव के दवाखाने में उसको नहीं एडमिट किया गया, उसको कानपुर लेके गए और कानपुर के अंदर भी कहीं पे भी कोई भी हॉस्पिटल में जगह नहीं थी। इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये मौत है या सरकारी यंत्रणा की वजह से उसका खून हुआ, ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसको इसका इलाज होता तो वो बच जाती। वो बिना इलाज के वो मर गई। अगर इलाज होता तो बच जाती। इसका मतलब उसकी मौत नहीं, ये पूरी व्यवस्था जो है, ये निकम्मी व्यवस्था, ये पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था का निजीकरण करके गरीबों को मौत की घाट उतार रही है ये सरकार। निजीकरण करने के बाद पूरा जो पब्लिक सेक्टर है, जो पूरी सार्वजनिक जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसको कमजोर बना दिया है। आज हजार लोगों के पीछे एक डॉक्टर भी नहीं है। 0.7 डॉक्टर 1000 लोगों के पीछे और 0.8 पलंग 1000 लोगों के पीछे हॉस्पिटल के अंदर है। मतलब एक पलंग भी नहीं है, एक डॉक्टर भी नहीं है, 1000 लोगों के पीछे। ये है सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की अवस्था। और पूरे दुनिया में अभी ये सोच हो रहा है कि ये जो पूरा निजीकरण है, ये जो पॉलिसी है, ये बड़ी गड़बड़ है। ये जो महामारी के अंदर ये पूरा साफ नजर आया है कि सरकार पैसे लगाए बिना आम लोगों को कोई भी तरह से अपनी जिंदगी बचाने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए स्पेन के अंदर, स्पेन को कोई ये कम्युनिस्ट राज्य नहीं है। स्पेन में पूंजीवादी व्यवस्था है, निजीकरण करने वाली व्यवस्था है। लेकिन वहाँ की सरकार ने देखा कि ये निजीकरण ने पूरी जनता को मार डाला। इसकी वजह से पूरा जो निजी हॉस्पिटल था, निजी दवाखाना था, स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरा राष्ट्रीयकरण कर दिया उन्होंने। और हमारी सरकार उल्टी दिशा में जा रही है। यहाँ लोग मर रहे हैं, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन का एक के पीछे एक, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, कोयले की जो खदानें हैं उसका प्राइवेटाइजेशन, जो हमारी शिक्षण परिस्थिति है उसका प्राइवेटाइजेशन, जो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री है उसका प्राइवेटाइजेशन, स्वास्थ्य का तो है ही है। सभी चीज बेचने को निकाला है बाहर मोदी सरकार ने। मतलब क्या? मतलब लोगों को कहा आप जियो या मरो, हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है। ये साफ है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था सार्वजनिक होनी चाहिए। इसके लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं। कितनी सारी पीएचसी है जहाँ पे डॉक्टर नहीं है, कितनी सारी जगह पे हॉस्पिटल में कोई औरतों को बिल्कुल इलाज नहीं मिल रहा है। औरतें कहाँ जाएगी? प्रेग्नेंट औरतें हैं, अभी जच की हुई औरतें हैं, कहाँ जाएंगी? ट्रीटमेंट तो देना पड़ेगा ना। एडमिशन नहीं मिल रहा है। जहाँ हम हैं, जहाँ हम हस्तक्षेप कर रहे हैं, हम जहाँ पर जोर डाल रहे हैं, वहाँ कुछ हद तक उसको मिल रहा है। लेकिन हमें जोर डालना पड़ता है ना। इसकी ये तो जिम्मेदारी सरकार की है, उसको करनी चाहिए पहलकदमी। वो नहीं कर रही है और वो इसी तरह से चला रही है। अभी
आंगनवाड़ी की हम बात कर रहे थे, तो आंगनवाड़ी की यूपी के अंदर उनको उनका जो मानधन मिलना चाहिए, आप लोग मानदेय कहते हैं, ये मानदेय मिला नहीं है। तो जनवादी महिला समिति ने ये योगी सरकार के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा। ये औरतें बहुत मेहनत करती है ज़मीनी तौर पे, इसलिए उसको उनका मानदेय देना ही पड़ेगा इस सरकार को। इसके लिए ज़्यादा जोर डालिए और उनको मदद कीजिए। साथ साथ बहनों, हम देखो ये सब हम कर तो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सरकार अभी एक जगह पर नहीं बैठी है। वो अपना अपना एजेंडा चला रही है। वो अपना एजेंडा क्या है? वो निजीकरण का तो है ही, लेकिन सिर्फ निजीकरण नहीं है, वो ये पूरे मुल्क का हमारा चेहरा बदलने की कोशिश कर रही है। उसके ऊपर हम आएंगे थोड़े टाइम में। लेकिन एक और जो क्षेत्र है, जैसे हमने कहा घर काम करने वाली है, होम बेस्ड वर्कर है, ये माइग्रेंट लेबर है, उसी तरह से बचत गट की महिलाएं हैं। आज औरतें बहुत बड़े पैमाने पे कर्जे में डूब रही है। कहीं न कहीं से वो कर्जा उठा रही है। पहले कर्जा उठाया, अपने पति को या भाई को या घर में जो था वो बेच डाला शहर से गांव वापस बुलवाने के लिए। अभी वो यहाँ वहाँ कुछ जो भी है उसके पास वो गिरवी रख रही है या बेच रही है। क्यों? क्योंकि घर चलाना है। जो बचत गट की महिलाएं हैं, उन्होंने जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से जो कर्जा लिया है, उसके बारे में ये सरकार मुंह खोल के कुछ नहीं बोल रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम कर्जे के ऊपर अभी हमने रोक लगाई है, इनका कर्जा अभी नहीं लिया जाएगा, अभी उनका इंस्टॉलमेंट नहीं लिया जाएगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट की बात अभी नहीं होगी। लेकिन जो माइक्रो फाइनेंस वाले हैं वो भेज रहे हैं अपने लोगों को, ये कलेक्टर एजेंट कहते हैं उनको भेज रहे हैं ये माइक्रो फाइनेंस से जो कर्जा लिया है उन औरतों के घरों तक, और उन औरतों को जलील कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं, और इसके ऊपर ये सरकार मुंह नहीं खोल रही। हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को मिलने वाले हैं। महाराष्ट्र की राज्य कमेटी से बात हुई, क्योंकि वहाँ पे बैठते हैं गवर्नर, और उनको हम देने वाले हैं निवेदन। साथ साथ तमिलनाडु की जो जनवादी महिला समिति है, उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला है ये एमएफआई के ऊपर कि ये बंद करवाइए इनकी दादागिरी। इनकी हिम्मत यहाँ तक पहुँच गई कि एक जगह पर उन्होंने ये जो कर्जा लिया था, इन औरतों की मीटिंग ली और उन औरतों में को कहा कि आप अभी कर्जा नहीं दे सकते हो तो हम रुकवा सकते हैं, लेकिन रात को आपको हमारे घर पे आना पड़ेगा। इतनी जलील हरकत, इतनी बदमाशी, इन औरतों के साथ हमको खड़ा रहना पड़ेगा साथियों। माइक्रो फाइनेंस से जो पैसा लिया है, अभी भी वो और कर्जा उठा रही है, यहाँ वहाँ से मजबूरी है। और माइक्रो फाइनेंस वाले, इनके ऊपर कोई भी रेगुलेशन नहीं है, इनके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपनी मन मर्जी से चला रहे हैं पूरा सब कुछ। तो इसलिए ये औरतें हमारा इंतज़ार कर रही है, हमारे मदद की मांग कर रही है हमारे पास। जो हिंसा पीड़ित औरतें हैं, घरों के अंदर 24 घंटा सब लोग बैठे हैं, जो अभी तो दारू की दुकान भी खुल गई, जो दारू पीने वाले हैं किस तरह से जुल्म करते होंगे इसका तो अंदाज़ा हम लगा ही सकते हैं। क्योंकि आम तौर पे जब ये महामारी नहीं थी उस वक्त भी तो हम हैंडल कर रहे थे इतने सारे केस, तो ये महामारी में तो 100% जो हिंसा है वो तो बढ़ी ही है, बढ़ी ही होगी, हो रही है। छोटे बच्चों पे जुल्म, बच्चियों पे जुल्म, औरतों पे जुल्म। और अभी ऐसी
इन्फॉर्मेशन आ रही है, ऐसा मालूम हो रहा है कि जो औरतों के जो तस्करी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और जो छोटे बच्चों की शादियाँ ये बढ़ रही है। तो इसमें जहाँ पे भी हमें ये पता चले हमको हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि इन औरतों को आज मजबूरन कहीं पे घर वाले भी प्रेशर डालेंगे और कहीं पे ऐसे एजेंट लोग घूम रहे हैं ये कहते हुए कि आप ये काम करोगे तो आपका घर चलेगा। तो औरतें ऐसी ढकेली न जाए इस तरह के असुरक्षित माहौल के अंदर, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात कि धर्म और जात का इस्तेमाल करके ये बीजेपी की सरकार लोगों के धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। अब पैंडेमिक में, ये महामारी में लोगों को राहत देने के बजाय वो एक झूठी अफवाह फैला रही है हर जगह। यूपी के अंदर कुछ अलग किस्म का होता होगा, वो कह रहे हैं कि अभी ये कोरोना जो है वो एक करोना माई है, एक देवी है, उसको भी एक औरत ही बना दिया और उसको अभी हमें शांत करना होगा। तो बिहार में कह रहे नदी में नहाओ, राजस्थान में कह रहे हवन करो, हिमाचल में कुछ और कह रहे हैं। इस तरह से अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें कह रहे हैं और औरतों को गुमराह कर रहे हैं, औरतों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत भयानक है, आपको ये बर्बाद कर देगी। और इसलिए ये पुजारी लोग, क्योंकि मंदिरें बंद हैं तो ये उनका भी तो बिजनेस बंद हो गया है, तो अभी ये पुजारी लोग इस तरह की अफवाह फैलाकर औरतों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जनवादी महिला समिति की तरफ से हमने ये पहलकदमी की है कि 23 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक, 23 जुलाई कैप्टन लक्ष्मी सहगल का दिन है और 20 अगस्त डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर शहीद हुए थे। तो हम ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क, जो जन विज्ञान जो संगठन है, उनके साथ में मिलकर एक पूरी हम कैंपेन चलाएंगे, मुहिम करेंगे, औरतों के बीच जाएंगे, उनको समझाएंगे कि ये कोरोना वायरस जो है ये एक्चुअली क्या है, ये सही मायने में क्या है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसे सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, सावधानी नहीं बरती तो हम बीमार हो सकते हैं। तो ये सिर्फ कोरोना से थोड़ी नहीं, कोई भी बीमारी। आज एक्चुअली हमारे मुल्क में कोरोना से टीबी से ज़्यादा मर रहे हैं लोग, ये हकीकत है। लेकिन कोरोना जिस तरह से कैंसर बीमारी का इलाज नहीं है, कई ऐसी बीमारियों का, सर्दी हो जाती है हमें, सर्दी का हम आराम करते हैं, थोड़ा सा क्रोसिन ले लेते हैं, बस सर्दी का इलाज नहीं है उस तरह से। उसी तरह से कोरोना का भी अभी इलाज नहीं मिला है, कभी ना कभी मिल जाएगा, जब मिलेगा तब मिलेगा। लेकिन तब तक हमें सावधानी बरतनी होगी और सावधानी बरतने से हम अपना देखभाल कर सकते हैं। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। डरेंगे कैसे? डरेंगे तो भाई हम कहीं पे भी कभी भी नहीं निकलेंगे घर से, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। डर के घर में बैठने से थोड़ी ना काम चलेगा। जनवादी महिला समिति जो है ये इस मुल्क के औरतों की आवाज़ है। जब औरतों का दुख इतना बड़ा है, जब आज हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, तो जनवादी महिला समिति तो बैठ नहीं सकती है। डर की कोई बात ही नहीं पैदा होती। इसलिए हमें बाहर निकलना होगा। ये सभी चीज़ों के लिए हमें आगे आकर औरतों का जो नज़ारा आज है, औरतों के जो मुसीबतें हैं, आम तौर पे सामने, लोगों के सामने लानी पड़ेगी और औरतों के साथ हमको रहना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी है हमारी। ये सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं, एक नागरिक होने के नाते इस देश को बचाने का भी ये संघर्ष है। क्योंकि आज मोदी सरकार नियोजित तरीके से इन औरतों को, हमारी औरतों को गुमराह करने के लिए
धर्म के नाम पर, जात के नाम पर और ये अंधविश्वास के नाम पर पूरी उसकी जिंदगी को पीछे लेके जा रही है। आज पढ़ाई लिखाई का देखिए आप, वो सिलेबस बदल रहे हैं। बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं उनके अंदर वो जो सिलेबस, वो जो पढ़ाई, उनकी जो टेक्स्ट बुक्स होती है वो बदल रहे हैं, ताकि बच्चे कभी भी अपना अधिकार न समझे। औरत पुरुष समानता जो हम बात कर रहे हैं, जो अलग अलग जाति के अंदर, धर्म के अंदर जो समानता की हम बात करते हैं कि हर एक इंसान समान है, औरत पुरुष समान है, गरीब और पैसे वाले, इस देश में हमारे जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है समानता का, वो समान है, उसको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तो टेक्स्ट बुक के अंदर समानता का अधिकार वो निकाल रहे हैं ताकि बच्चे कभी सीखे नहीं। बच्चे यही सीखे कि भारत के अंदर कोई समान नहीं है, भारत के अंदर असमानता है और ये असमानता जायज़ है, ये वो सिखाना चाहते हैं बच्चों को। अब ऑनलाइन परीक्षा की बात कर रहे हैं। बम्बई के अंदर एक सर्वे हुआ, प्रोफेसर लोगों ने सर्वे किया। ऑनलाइन क्लास में सिर्फ 30% बच्चे ही जुड़ सकते हैं, 30%। अब 30% जब बच्चे जुड़ रहे हैं, इसका मतलब 70% बच्चे पढ़ाई लिखाई से बाहर जा रहे हैं, ये हकीकत है। अब सब जगह वो ऑनलाइन शुरू करना चाहते हैं, उनका षड्यंत्र आप समझ लीजिए। क्योंकि ये जो ऑनलाइन की बात है ना, ये अभी नहीं है मोदी सरकार की। बीच में उन्होंने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए थे, जिसमें उन्होंने ये बात रखी थी कि ऑनलाइन करना चाहिए। ऑनलाइन का मतलब आप घर में बैठ के पढ़ो। अरे बच्चा स्कूल जाता है तो अब दूसरे बच्चों के साथ बैठता है, उठता है, उसको समझ में आता है कि समानता क्या होती है, किस तरह से ये हम हमारे देश में सभी लोग एक साथ जिंदा रहते हैं। ये सब बातें स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर सीखते हैं बच्चे। घर में अकेले बैठकर किस तरह से वो सीखेंगे? ये किस तरह से उनको पढ़ाई लिखाई, कोई बच्चा कमज़ोर होता है तो टीचर ज़्यादा ध्यान देते हैं उनके ऊपर, ये कैसे होगा? और फिर टीचरों की तो बात ही ख़त्म, बेरोज़गारी वहाँ पे भी बढ़ जाएगी। तो ये पूरा एजुकेशन सिस्टम वो बदलना चाहते हैं। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम नहीं, पूरा देश ही वो बदलना चाहते हैं। तो इसलिए अभी बहुत ही सख्त ज़रूरत है एक साथ मिलकर संघर्ष में उतरना। अब ये कैसे उतरेंगे? जहाँ जहाँ पर जिस तरह से हम कर सके हमें करना होगा, लेकिन उसके लिए जनवादी महिला समिति के नेतृत्व स्थानीय जो हमारे कार्यकर्ता है, उनको पहलकदमी करनी पड़ेगी। जो हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं, जो हमारे थोड़े से कमज़ोर है, वो अलग है। लेकिन आम तौर पे हम खुद ही सोचने लगे कि हम बुज़ुर्ग हैं, या हम खुद ही सोचने लगे कि हम कमज़ोर हैं, तो नहीं चलेगा ना। उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में जो माहौल है, ये सही बात है, ये सरकार कहीं पे प्रदर्शन होता है वो केस लगा देती है। वो यहीं पे नहीं है, हर एक जगह पे है, हर एक जगह पे वो बोल रहे हैं। अभी पता नहीं कल भी क्या होगा गुड़गांव में। गुड़गांव में हम लोग जाएंगे प्रदर्शन करने के लिए, तो पुलिस वाले तो यहाँ हमें परमिशन देंगे तो नहीं, लेकिन करेंगे ज़रूर। हम देश के नागरिक हैं भाई। ये लोग भूख से मर रहे हैं, उनको भूख से जो मार रहा है उनको पकड़िए, उनके ऊपर केस डालिए। हमें क्या बता रहे हो आप? ये बोलना पड़ेगा ना। आज ये ही ज़रूरत है साथियों। इसलिए जनवादी महिला समिति अनाज के सवाल पे, काम के सवाल पर, रोज़गार के सवाल पर, पैसे के सवाल पर, बचत गट महिलाओं के सवाल पर, आंगनवाड़ी के सवाल पर, मज़हब के नाम पर जो फ़िरका परस्त ताकतें जहर घोल रही है उनके खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए
ये सभी चीज़ों के लिए औरतों के बीच जा रही है और लगातार जाती रहेगी। हज़ारों की तादाद में पूरे देश के अंदर औरतें उतर रही है। कई जगह पर मीटिंगें हो रही है, कई जगह पर औरतें अपनी बातें रख रही है। ये बात सही है, उत्तर प्रदेश में माहौल ठीक नहीं है, भारत में माहौल ठीक नहीं है भाई। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में देखो, अब राजस्थान में तो देखो क्या हो रहा है। ये सरकार को बीमारी को निपटाने के बजाय राजस्थान की सरकार को गिराने की पहलकदमी कर रही है। बीजेपी का एजेंडा देखिए आप। और ये सरकार का पर्दाफाश अगर हम नहीं करेंगे तो इस देश को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये पर्दाफाश करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आज मोदी अपना पैसा इस्तेमाल करके टीवी के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, पब्लिसिटी के ज़रिए वो लोगों को बुद्धू बना रही है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और लोगों को गुमराह कर रही है। ये थाली बजाना, ये ताली बजाना पूरे मुल्क में हमने देखा ना, लोगों ने किया ना। आप उत्तर प्रदेश में पूछिए बस्ती में जाकर। हमने 23 तारीख में जो बस्ती में गए वहाँ की औरतों को पूछा, आप बताइए हमें कितनी आप लोग ने, कितने लोगों ने ताली बजाई? सब ने कहा हमने बजाई। सब ने कहा क्यों बजाई? पूछा तो बोला पता नहीं क्यों बजाई, हमको कहा गया बजाना है, बजाने से कोरोना भाग जाएगा। तो हमने पूछा भाग गया? अरे ये अमिताभ बच्चन ने भी तो ताली बजाई थी, उसको भी तो कोरोना हो गया अभी। तब बोले हाँ बात तो सही है आपकी, ये ताली बजाना, ताली बजाने के लिए, ये थाली बजाने के लिए, ये दिया जलाने के लिए क्यों कहा? ताकि आपको वो गुमराह कर सके कि आपको वो दवाइयाँ या हॉस्पिटल या इलाज नहीं दे सकते, आपको आपका जो मोहल्ला क्लिनिक है वो नहीं चल सकता, वहाँ पे आपका ध्यान न जाए, इसलिए आपको कहा आप ये थाली बजाइए तो कोरोना चला जाएगा। तो इस तरह की जो ये बातें हमें औरतों के साथ में बैठकर हमें डिस्कस करना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, तभी वो समझ पाएंगे। उसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हम नहीं पहुँचे, ये ध्यान में रखो साथियों, अगर हम नहीं पहुँचे तो ये बहुत ही सीधी बात है कि हम नहीं पहुँचे तो वो पहुँचेंगे, और वो पहुँचेंगे तो गुमराह करेंगे। अगर हमें ये लड़ाई जीतनी है, अगर हमें हमारी देश के संविधान को बचाना है, अगर हमें औरतों की ज़िंदगी में राहत लाना है, तो हमें पहलकदमी करे बिना और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए लोकल लेवल पे, इकाई स्तर पे आप हिम्मत दीजिए, हमारे कार्यकर्ताओं को हिम्मत दीजिए। हम नहीं डर रहे, डर कोई चीज़ होती नहीं है। सावधानी बरतिए और अपना काम कीजिए। सावधानी बरतने से कोई बीमार नहीं होता, और बीमार होगा तो वैसे भी होगा। घर में बैठे लोगों को कोरोना नहीं हुआ है क्या? हुआ है ना। तो इसलिए इस तरह का भय का जो माहौल ये सरकार ने ही तैयार किया है, उसके अंदर औरतों को बाहर निकालना होगा। जहाँ जहाँ हम पहुँचे हैं वहाँ वहाँ औरतों को हम बाहर निकाल सके हैं। इसलिए ये बातें हम कहने आए थे। इन माहौल में औरतें आगे आएगी, औरतें आवाज़ उठाएगी, और जो पूरे मुल्क में संघर्ष चल रहा है उसमें कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी। 9 अगस्त को पूरे मुल्क में
कामगार, किसान सब संघर्ष में जा रहे हैं, उनके साथ हम पहलकदमी करेंगे। हम पहलकदमी करके औरतों को अपने मांगों के ऊपर रास्ते पे उतारेंगे और ये मोदी सरकार को इस देश से निकाल कर हम अपना संघर्ष आगे लेके जाएंगे। निकालना है तो लोग ही निकाल सकते हैं और लोगों को तैयार हम करेंगे। ये बातें आपसे कहनी थी साथियों। उत्तर प्रदेश की राज्य कमेटी बहुत मेहनत कर रही है, हम जानते हैं। हम लगातार उनके साथ में बातचीत करते रहते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं अलग अलग जगह पे बातें उठाने की। राहत का काम बहुत मजबूती से दूसरे संगठनों के साथ में मिलकर आपने किया है। अब यही राहत के अंदर काम करते वक्त जिन औरतों के साथ में हम जुड़े थे, जो ये CAA के संघर्ष के टाइम जिन औरतों के, मुसलमान औरतों के साथ हम जुड़े थे, ये कई शाहीन बाग हुए ना देश के अंदर, यूपी में भी हुए। इन सब के साथ अपना ताल्लुक जिंदा रखना और जिंदा रखते हुए हम अपने संगठन का काम, देश बचाने का काम, औरतों की ज़िंदगी बचाने का काम आगे लेके जाएंगे। ये कहने के लिए हम आपके सामने आए थे। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। किसी का अगर कोई सवाल होगा या कुछ कहना होगा तो ज़रूर कहिए। हमें लगता है हमारी बात सब कन्विंस है। किसी का कोई सवाल नहीं तो फिर यही ख़त्म कर सकते हैं। गिप्ती जी, शुक्रिया। हम भी आप आपसे अलविदा देते हैं, फिर कभी मिलेंगे। धन्यवाद।